हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और आज डेट है 16 जून 2026। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है JKSSB जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, इसके रिज़ल्ट को लेकर, इसके टाइपिंग को लेकर बहुत सारी जो है न्यूज़ और लोग टेंस्ड हैं। इसी बीच आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताएंगे कि JKSSB जूनियर असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, जूनियर असिस्टेंट की सैलरी क्या होती है, जूनियर असिस्टेंट का जो है प्रमोशन कितने देर में होता है, जूनियर असिस्टेंट के बाद वो क्या बनता है, मतलब जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम से लेके ज्वाइनिंग तक का क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो वन बाय वन आपके सारे क्वेश्चन की जो क्वेरी है वो आज यहाँ पे इसी में ख़त्म हो जाएगी और वीडियो के बाद आपके बहुत से डाउट्स हैं जो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो आपको पहले से पता है तो बाकियों को नहीं पता है। आपको पेशेंस के साथ वीडियो देखना है। यदि कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि लेफ़्ट आउट रह गया है हमारे द्वारा, तो आप क्या करेंगे, कमेंट में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या वीडियो चाहिए। हम उसके ऊपर भी ज़रूर वर्क करके आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। ओके फ्रेंड्स, तो JKSSB जूनियर असिस्टेंट का जो है सबसे पहले हमको जान लेना चाहिए क्या होता है। ये आप सब लोगों को पता है, 2 टायर एग्जामिनेशन प्रोसेस है। ठीक है, अब पूरी वीडियो में हम जो है सारा वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सारी चीज़ें कवर होंगी, सैलरी, प्रमोशन और वर्क कल्चर क्या रहता है उसका। ठीक है, तो पहले जो है ये 2 टायर एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, ये एक नॉन गेस्टेड पोस्ट है लेवल 4 की। ठीक है, और इसको कौन कंडक्ट करवाता है? JKSSB जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसको कंडक्ट करवाता है। टायर 1 में जो रिटर्न होता है वो 80 मार्क्स का होता है। टायर 2 में जो टाइपिंग होता है वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, कंबाइन इसके बेसिस पर इवेलुएशन होती है। ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसके बाद उसका डेटा प्रोसेस किया जाएगा। फिर जो हमारी पोस्ट है, नंबर ऑफ़ पोस्ट, उसके प्रपोर्शन में जो है बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, टाइप टेस्ट में बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइप टेस्ट में बुलाने के बाद एक कंबाइंड जो है क्यूमुलेटिव स्कोर कार्ड रिलीज़ किया जाएगा और उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे 3 टाइम्स बच्चों को जो है DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फर्स्ट राउंड आएगा, फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगी सबकी, तो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत से कैंडिडेट्स के जो हैं इश्यूज़ रहते हैं। किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट का रहता है, किसी का डोमिसाइल का रहता है, किसी की मार्कशीट्स का रहता है, तो किसी के फादर मदर के नेम का रहता है। कुछ डिस्क्रिपेंसीज रहती हैं, तो उनको जो है करेक्ट करने के लिए JKSSB टाइम प्रोवाइड करती है। उसके बाद उनको जो है सेकेंड चांस और फाइनल चांस जिसको कहते हैं वो मिलता है। ठीक है, फाइनल चांस के बाद जब सारा कुछ वो डिस्क्रिपेंसीज क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद JKSSB द्वारा प्रोविजनल लिस्ट बनाई जाती है और उसी को बाद में जो है सारा कुछ अपडेट करके फाइनल लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। राइट, यहाँ पे हमारी सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर हो गई। अब प्रिपेयर होने के बाद फाइनल लिस्ट के बाद वहीं से जो है सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, तो अभी देखो जो हमारा JKSSB जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है ना, उसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स की पोस्ट हैं। ठीक है, किसी में 5 पोस्ट है, किसी में 7 पोस्ट है, किसी में 10 पोस्ट हैं। ठीक है, तो जो है JKSSB सेग्रीगेट करेगा, हमको डिपार्टमेंट एलोकेट करेगा फाइनल लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में कि हमको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है, उसके बाद वो जो है हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट को सबको जो है सिलेक्शन लिस्ट फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, जल शक्ति वालों की जल शक्ति को, चाहे उसके 12 कैंडिडेट्स होंगे, एग्रीकल्चर वालों की एग्रीकल्चर को, चाहे उसके 10 कैंडिडेट होंगे, ट्रांसपोर्ट वालों की ट्रांसपोर्ट को, चाहे उसके 5 कैंडिडेट होंगे। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्या चली जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, जब सिलेक्शन लिस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन लिस्ट फॉरवर्ड होने के बाद क्या होगा, JKSSB जो है जब सिलेक्शन लिस्ट फॉरवर्ड कर देगी उसके बाद क्या होगा कि मतलब हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट जो है एक नोटिस निकालेगा। ठीक है, और वो नोटिस जो है मैंडेटरी होता है कि मिनिमम 3 न्यूज़पेपर में जो है उसको मतलब पब्लिश करना है। ठीक है, न्यूज़पेपर में आएगा, वो पब्लिश होके सिलेक्शन लिस्ट में हमारा नाम होगा, लेकिन वो कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, ना कि JKSSB की तरफ से। ठीक है, उसमें जो है एक CVC लिंक के लिए क्या बोलेंगे हमें कि आप अपना जो है यूज़र नेम यानी कि ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमें प्रोवाइड करो। ठीक है, ऑफिस जाके, उनके कंसर्न ऑफिस जाके, जम्मू वाले जम्मू जाएंगे, कश्मीर वाले कश्मीर जाएंगे, डायरेक्टरेट ऑफिस में वहाँ पे जाएंगे और वो सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके थोड़ी दिनों बाद क्या होगा, एक CVC लिंक एक्टिव होगा। ठीक है, वो किस लिए होगा कि मतलब CID वाले हमारी डिटेल्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, लिंक एक्टिव होगा और हमें जो है थ्रू मेल जो है उसकी यूज़र ID और पासवर्ड, हमको जो लॉगिन क्रेडेंशियल जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। हमको लॉगिन करना है, उसमें लॉगिन करने के बाद हमको क्या करना है कि वहाँ पे एक बहुत डिटेल्ड फॉर्मेट का हमारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी।
ठीक है। वहाँ पे हमारी फैमिली से रिलेटेड, हमारे जो है मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड से रिलेटेड, हमारे ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, फैमिली की इनकम के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। हमको पूछा जाएगा कि हमारी टोटल फैमिली मेम्बर कितने हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा है, परमानेंट एड्रेस कौन सा है, फिर आपकी स्टेट ऑफ रेजिडेंस कौन सा है। ठीक है। फिर क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन में पूछा जाएगा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कि कभी आपके खिलाफ एफआईआर लगी है, आप कभी कोर्ट में अपेयर हुए हो। ठीक है। उसके बाद आपके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं चल रहा है, प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही है। ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो हमको लगता है अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है सब उनको जो है दे देंगे। हमने दे दी, ठीक है, और हमारे डिपार्टमेंट वालों ने दे दी। सपोज करो कि आप जल शक्ति में सिलेक्टेड हो। जल शक्ति में अगर 10 बच्चे थे, 10 के 10 बच्चों ने इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी। ठीक है। जब प्रोवाइड कर दी उन्होंने, उसके बाद जो है सीवीसी मतलब कौन, जो हमने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की है ना, मतलब वो जो लॉगिन क्रेडेंशियल के थ्रू लॉगिन करके सारी प्रोवाइड की है, उसके बाद वो क्या करेंगे कि मतलब एक वहाँ से जो है ऑर्डर निकालेंगे, एक नोटिफिकेशन नोटिफाई करेंगे किसको, हमारे पुलिस स्टेशन को, हमारा रेजिडेंशियल पुलिस स्टेशन जिस एरिया के हम रेजिडेंट हैं, जो हमारा थाना पड़ता है, जो पुलिस स्टेशन पड़ता है नियर बाय वो, और साथ में उसके साथ ही जो हमारा एरिया जो है उसका जो है क्राइम ब्रांच का ऑफिस है। ठीक है। सीआईडी वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ से जो है जो फॉरवर्ड कर देंगे वो एक आ जाएगा कहाँ पे, पुलिस स्टेशन में हमारे वेरिफिकेशन के लिए, और एक आ जाएगा कहाँ पे, हमारे सीआईडी ऑफिस के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। जम्मू जो है हमारा जो किसी पुलिस स्टेशन में जब चला गया, वहाँ से जो है हमको पर्सनल कॉल आएगी। ठीक है। वो हमको बुलाएंगे, या तो वो हमारे घर खुद भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है। एक ऐसे ही वहाँ पे जाएगा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सीआईडी वालों के पास, वो हमको बुलाएंगे, वो खुद भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद देखो वो कैसे वेरीफाई करेंगे जो हमने सारा ऑनलाइन डेटा उनको प्रोवाइड दिया था, क्या वो सही है या वो गलत है। जो है हमारे लोकल जो नेटिव्स होते हैं गांव में, लंबरदार, सरपंच, नेबरर्स लोकल से, उनसे कंफर्म करते हैं। ठीक है। फिर जो हमारी क्वालिफिकेशन होती है, हमने कहाँ से अटेन की है, वो कंफर्म करते हैं हमारे बोर्ड से, हमारी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आउट ऑफ स्टेट से जो है अपनी क्वालिफिकेशन एक्वायर की है, तो उनको बोला जाएगा कि आप बोनाफाइड प्रोड्यूस करो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। बोनाफाइड उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर जब है जो है पुलिस भी अपने एंड से वेरीफाई कर लेगी, हाँ जी इसकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी, राइट थी, इसने सही किया था सब कुछ, तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो है वहाँ से रिवर्ट बैक कर देंगे, और सेम प्रोसेस सीआईडी वाले भी वेरीफाई करेंगे, हाँ जी जो इसने भरा था सब कुछ सही है, क्रिमिनल वाला जो है इसका, तो वो भी रिवर्ट बैक कर देंगे किसको, बिल्कुल सीवीसी को पीछे। ठीक है। जो उनका हेड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से ये सब कुछ हो रहा था। फिर जैसे जैसे सारे बच्चे जो समझ लो 10 से एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट होते हैं, उन सारों का जब रिवर्ट बैक हो गया ना पीछे, मतलब हेड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से ये फॉरवर्ड हुआ था, तो फिर वो क्या करेगी कि जिस डिपार्टमेंट में हम सिलेक्टेड है दोबारा से उनको वही नोटिफिकेशन डालेंगे कि हाँ जो आपने बच्चे सिलेक्ट किए थे सिलेक्ट लिस्ट में इन सारों का जो है रिकॉर्ड ओके है, मतलब ये एलिजिबल हैं, आप इनको जो है नोटिफिकेशन के द्वारा जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हो। जब ये क्लियरेंस मतलब दे दी जाएगी सीवीसी के लिए, उसके बाद क्या होगा कि हमको जाना पड़ेगा, हमको एक कॉल आएगी। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, एक ऑर्डर निकाला जाएगा, दिस दिस दैट एंड दीज कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड टू ज्वाइन विद इन अ पॉजिटिवली 21 डेज़ के अंदर, ऐसा एक नोटिफिकेशन आएगा कि 21 दिन के अंदर आके यहाँ ज्वाइन करो। हम जाएंगे अपने डिपार्टमेंट जाएंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स बोले जाएंगे वो प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पे। ठीक है। फिर वहाँ पे जो है हमको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन की फॉर्मेट में जॉइनिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करके उनको देनी है। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो है स्टार्टिंग के जो मंथ्स हैं वो अर्बन के जो है हेडक्वार्टर्स में ही रहना पड़ता है हमको कुछ देर तक, जब तक हमको जो है हमारा वो अलॉट नहीं किया जाता प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है। तो हम वहाँ पे रहेंगे, और उसके बाद जो है हमारी जिस दिन वो ज्वाइनिंग डल गई, ठीक है, कि जो एप्लीकेशन फॉर्मेट में हमने लिख दिया कि इस ऑर्डर नंबर के थ्रू जो है मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, इस रिक्रूटमेंट के थ्रू टुडे जो है आप मेरी पॉजिटिवली जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट एक्सेप्ट करो। ठीक है। वो एक्सेप्ट हो जाएगी हमारी ज्वाइनिंग रिपोर्ट, और उस दिन से हमारी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई, एंड फ्रॉम दैट डे यूर सैलरी बिगिनस, उसकी काउंटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है। अभी आपको जो है 3-4 मंथ बाद जो है आपका एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलेगा। अभी आपको 3-4 मंथ वहीं पे रहना है, या तो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में, या तो समझ लो डिवीज़न के हेडक्वार्टर में। ठीक है। या तो कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के उधमपुर में हो सकता है, जम्मू का जम्मू में हो सकता है, श्रीनगर का श्रीनगर में हो सकता है, कुपवाड़ा का कुपवाड़ा में हो सकता है। लेकिन जो डिवीज़न कैडर की पोस्ट होगी उसको कहाँ रहना पड़ेगा, या तो जम्मू में या तो श्रीनगर में। ठीक है। इसी तरह जो यूटी कैडर की पोस्ट होगी उसको कहाँ रहना पड़ेगा उस पीरियड के दौरान, उसको रहना पड़ेगा
जहाँ पे जो हमारा दरबार मूव वाला पीरियड चल रहा होगा, इस वक्त कश्मीर में चल रहा है तो उसको कश्मीर में रहना पड़ेगा, जब वो जम्मू आएगा उसको जम्मू रहना पड़ेगा, ठीक है। जो भी बच्चे यूटी कैडर की पोस्ट पे सिलेक्ट होंगे उनको दरबार मूव करना पड़ेगा हर 6 महीने के बाद, जैसे जैसे जो है हमारी स्टेट का प्रोसेस चलता है, सॉरी यूटी का प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब उसके बाद आ जाता है हमारा सैलरी का डिस्कशन, हीटेड एंड मोस्ट अवेटिंग टॉपिक जिसके लिए सब वेट कर रहे थे, ठीक है। लेवल 4 की पोस्ट है जिसमें 25,500 बेसिक सैलरी होती है, ठीक है। करंट का सिनेरियो मान के चले तो 60% हमारा डीए चल रहा है, डीए विच इज़ डेयरनेस अलाउंस, और डेयरनेस अलाउंस जो होता है साल में 2 बार रिवाइज होता है, ठीक है। अभी 60 है ना, 2 बार रिवाइज होगा, साल में 2 बार डीए बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है, एक बार जुलाई में बढ़ता है, राइट। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप मान के चल सकते हो ये ऐसे ही रहता है, मतलब 2100 से लेके 2700 के बीच में रहता है समवेयर फॉर लेवल 4 पोस्ट, तो आप इसको 2500 मान के चल सकते हो। उसके बाद जो हमारा मेडिकल अलाउंस है ना, मेडिकल अलाउंस रहेगा 300 रुपीज़ चल रहा है अभी, 300 ये वो। और HRA होम रेंट अलाउंस, मतलब यही जो है डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्यों लिखा हुआ है, जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है HRA वो ज़्यादा रहेगा, और बाकी अदर 18 रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो है HRA 10% रहेगा, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू कि मतलब इन सिटी में ना कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, और यहाँ पे ना इजीली जो है मतलब एकोमोडेशन नहीं मिलती, क्योंकि ये जो सिटीज़ है जम्मू हो गई, श्रीनगर हो गई, यहाँ पे जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये डिफरेंस रहता है। और बाकी जो हमारी सैलरी है, जब जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की हम सारी मिलाएंगे, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी होती है कि हमारी टोटल सैलरी कितनी बनती है, ठीक है। और अभी एक्चुअल में चलता है एनपीएस सिस्टम, पहले चलता था ओल्ड पेंशन सिस्टम, अब ये चलता है न्यू पेंशन सिस्टम। इसमें क्या होगा कि मतलब देखो जो आपकी बेसिक सैलरी है 25,000, और डीए है जो डेयरनेस अलाउंस 60% मतलब 15,300, इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा, और उसका जो 10% निकल के आएगा 4080, वो जो है हमारी ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट कर दिया जाएगा, मतलब 48,700 में से माइनस किया जाएगा उसको, और वो कहाँ मिलेगा हमको, वो मिलेगा हमको एनपीएस अकाउंट में, ठीक है। मतलब ये 10% है ना, तो अब इसी के प्रोपोर्शन के हिसाब से अब 10% जो गवर्नमेंट भी डालेगी हमारे अकाउंट में, 10% नहीं डालेगी, वो डालेंगे 14%, तो 14% निकल के आता है लगभग 5712, ठीक है। तो मतलब एक 4080, एक 5712, इन दोनों को कंबाइन करें तो 9792, लगभग लगभग 10,000 रुपया हमारे एनपीएस में जाएगा हर महीने, और जो हमारे अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो आएगी 44,600 के आसपास, जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। और अदर डिस्ट्रिक्ट्स का भी बिल्कुल सेम है, द ओनली डिफरेंस इज HRA होम रेंट अलाउंस, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब उसके बाद पता क्या चेंजेस आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, समझ लो कि आप मतलब हाई टायर सिटीज़ में हो, अब JNK में 2 ही सिटीज़ हैं, ठीक है, जम्मू हो गई है, श्रीनगर, तो आपका एक ऐसा डिपार्टमेंट है, मान लो आपको मेडिकल मिल गया, मान लो आपको PWD मिल गया, मतलब जिनका जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अकोमोडेशन के लिए क्वार्टर भी अवेलेबल होता है, ठीक है। मतलब आप क्वार्टर अगर अवेल करते हो, ठीक है, रहने के लिए, तो आपका जो HRA है वो डिडक्ट हो जाएगा, आपको HRA नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी सैलरी पे जो है इम्पैक्ट डालता है, नेट सैलरी में से HRA भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस उतना होगा, देखो अगर आप जम्मू में हो तो 20% माइनस होगा, अगर किसी और भी डिस्ट्रिक्ट में हो, कठुआ ले लेते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी 10% माइनस होगा, ठीक है। जितना जितना HRA होगा वो सारा माइनस हो जाएगा। और एडिशनल बेनिफिट कुछ मिलते हैं साथ में, जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है अप टू 2 बच्चे, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए आपको सरकार पढ़ाने का पैसा भी देगी, लेकिन तीसरे बच्चे पे आपको नहीं देगी, राइट। आपको उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा, अगर आपको समझ आ रहा है तो अगर हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं आप, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अदर वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं हम ट्राई करेंगे आपके लिए प्रिपेयर करने की, तो ज़रूर। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पोस्टिंग एंड असाइनमेंट्स, ठीक है। जो जूनियर असिस्टेंट होता है उसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑफिस होते हैं ना, जो गवर्नमेंट के मान लो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा, ठीक है, या डिविजनल हेडक्वार्टर होगा, या जो है यूटी का हेडक्वार्टर होगा, ठीक है, या जो होगा ब्लॉक लेवल ऑफिस, वहाँ तक होती है, उससे नीचे नहीं होती, ठीक है। मतलब कभी भी जो है रिमोट एरिया में जूनियर असिस्टेंट की जो है पोस्टिंग नहीं होगी, रूरल में होगी, रूरल अप टू सम एक्सटेंट, जो टाउन टाइप का होगा, जहाँ पे ब्लॉक होगा, जहाँ पे तहसीलदार बैठता होगा, ठीक है, जहाँ पे SDM होता होगा, ठीक है, ऐसी जगहों पे पोस्टिंग होगी, उससे नीचे वाले लेवल पे नहीं होगी, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा गवर्नमेंट ऑफिस का हर एक डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो पोस्टिंग जो है हमेशा आपकी जो है अच्छी जगह ही रहने वाली है, ठीक है, रिमोट लोकेशन पे नहीं रहने वाली। उसके बाद
देखो मेन आती है वर्क प्रोफाइल जूनियर असिस्टेंट की क्या होती है। आपको बता दो जूनियर असिस्टेंट जो मेनली होता है कंप्यूटर डेस्क पे ही रहता है थ्रू आउट द लाइफ। जब तक वो जूनियर असिस्टेंट है उसका कंप्यूटर वर्क ही ज़्यादा होता है। ठीक है। उसको क्या करना होता है, उसके डिपार्टमेंट में वेरियस, अगर आप जल शक्ति में तो रोस्टर्स बनता है। रोस्टर मतलब ड्यूटीज़ लगानी होती हैं, कौन सा आदमी क्या काम करेगा, कौन सा क्या करेगा। जो फील्ड का स्टाफ होता है, एक तो रोस्टर मेंटेन करना होता है। दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है ऑफिस का, मतलब कितने इंप्लॉयज़ हैं, सैलरीज निकालनी है, ब्लॉक लेवल के अंदर कितने इंप्लॉयज़ हैं। ठीक है। रिमोट एरियाज़ के जो हैं, मतलब सारा कंट्रोल उनके ऊपर होता है। देखो जो गांव में पोस्टेड हैं तो वो भी किसी डीडीओ के अंदर आते हैं। ठीक है। फिर उससे ऊपर जो है वो ब्लॉक वाले के अंदर आते हैं, फिर ब्लॉक के ऊपर आते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट वालों के ऊपर आते हैं। तो मतलब एक ब्लॉक के जितने भी इंप्लॉयज़ होंगे ना सारे, मतलब एक डीडीओ के अंडर आ रहे होंगे वो, मतलब एक डिपार्टमेंट के। तो इस तरीके जो सैलरीज वगैरह निकालनी होती हैं उसमें उनका काम होता है। ठीक है। और जो होती हैं ईमेल्स वगैरह जो आती हैं डायरेक्टरेट से आती हैं, या चीफ मेडिकल ऑफिसर की आती हैं, या चीफ एजुकेशन ऑफिसर की आती हैं, उनको जो है रिस्पॉन्ड करना होता है। ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, जो हमारे रिमोट एरियाज़ में जो लोग पोस्टेड होते हैं ना, मतलब जो उनकी जुरिस्डिक्शन के, जैसे मान लो आप जिस एरिया में हो ना, आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो एरिया लाई करता है ना, आपका जो मतलब रेवेन्यू के हो ना, अगर आप रेवेन्यू की जुरिस्डिक्शन के अंदर जो जो एरिया लाई करता है, छोटा छोटा गांव, वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या अगर उनकी कोई एप्लीकेशन है, उनकी कोई प्रॉब्लम है, अगर उनको लीव चाहिए। ठीक है। अगर समझ लो जैसे कोई फीमेल है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है, उसको जो 9 मंथ मैटरनिटी लीव मिलती है, ज़्यादा पीरियड के लिए भी मिलती है, और उसकी सैलरी भी डिडक्ट नहीं होती। तो ये सारा लीव्स वगैरह, अर्न लीव हो गई, मेडिकल लीव हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव हो गई, तो ये सारा प्रोसेस भी जो है जूनियर असिस्टेंट इस प्रोसेस में भी कोऑर्डिनेट्स करते हैं। ठीक है। और मेनली ये जो है हायरार्की होती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद ये फिर ब्लॉक लेवल इसके साथ में ऊपर हो गया डिवीज़न लेवल और यूटी लेवल, इसकी कोऑर्डिनेशन में जो है एक अलाइन पाथ बनाते हैं, और जिसको ये फॉलो करके मतलब चेन में सब कुछ सही करना होता है। मतलब यही रहता है मेजरली एडमिनिस्ट्रेटिवली, और इनको कभी भी फील्ड में नहीं जाना पड़ता। ठीक है। ऐसी जो है कुछ इनकी जॉब प्रोफाइल रहती है। आई होप मैं अपने से बेस्ट एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, आपको जो है समझ आ रहा होगा जितना मैं समझा पा रहा हूँ बेस्ट अपने से। ठीक है। आपको वर्क प्रोफाइल भी पता लग गई। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जूनियर असिस्टेंट के बाद आप क्या बनोगे। सिलेक्शन हो गई, जूनियर असिस्टेंट तो बन गए, उसके बाद क्या बनोगे, जूनियर असिस्टेंट के बाद बनोगे आप, फर्स्ट प्रमोशन होती है आपकी सीनियर असिस्टेंट। अब जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट बनने का क्या प्रोसेस है। जूनियर असिस्टेंट रिक्रूट होने के बाद आपको मिनिमम 3 ईयर की जूनियर असिस्टेंट सर्विस कंप्लीट करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। ठीक है। तो आप एलिजिबल हो जाते हो किसके लिए, सीनियर असिस्टेंट की प्रमोशन के लिए, इफ़, ध्यान से सुनो, इफ़ अगर आपने जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। ठीक है। उसके लिए डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, किसके लिए, सीनियर असिस्टेंट बनने के लिए। 3 साल की सर्विस कंप्लीट हुई, 3 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, मैंडेटरी एक डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग का नोटिस जारी किया जाता है, और बुलाया जाता है लोगों को, मतलब विलिंगनेस से जो है अपेयर होना चाहता है, मतलब इसमें, और प्रमोशन लेना चाहता है। एक कोर्स करवाया जाता है, कोर्स मेजरली जम्मू डिवीज़न का इम्पा में होता है, जो कि सिद्धड़ा में है। वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। ट्रेनिंग मतलब उनकी क्लासेस लगती है, उनको जो सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, समझ लो एक टाइप का आप कॉलेज अटेंड कर रहे हो दोबारा से यार। वो कुछ पीरियड की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। उसमें क्लासेस ही लगती हैं, क्लासेस में उनको सब कुछ जो है क्लासेस दी जाती हैं, लेक्चर्स दी जाती हैं, फिर उन्हीं लेक्चर्स के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में भी लोगों की बैक आती है। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब जितने सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट में से कुछ की बैक आती है। जब तक आप वो अपने सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर लेते ना, तो आपने सर्विस चाहे 3 साल कंप्लीट भी कर ली है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है। और मतलब फेयर सिनेरियो क्या है कि आपने 3 साल सर्विस के भी कंप्लीट कर लिए, और आपने वो भी कर लिए, ट्रेनिंग भी पास कर ली, और एग्ज़ाम भी पास कर लिए। ठीक है। अब आप एलिजिबल हो, इट डजंट मीन कि आपको 3 साल के बाद ही प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है। वो आपको कब मिलेगा। ठीक है। अब आप लग रहे हो, समझ लो 2024 में, तो आप सोचते हो 2027 में मेरी बारी आएगी, नहीं। कुछ ऐसे भी होंगे ना जो रिक्रूट हुए हुए, जो 2022 के होंगे, जो 2015 के होंगे। ठीक है। वो डिपेंड करेगा एलिजिबिलिटी के बाद भी नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट कितनी है सीनियर असिस्टेंट की, और आपका सीनियोरिटी रैंक क्या है उस हिसाब से। ठीक है। एलिजिबिलिटी के बाद आपको सीनियोरिटी रैंक मैटर करेगा प्रमोशन लेने के लिए। बस उसके बाद जो है आपको एग्ज़ाम कोई नहीं देना है। ठीक है। उसमें चाहे 5 साल भी लग सकते हैं, प्रमोशन में 6 भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेजरली ये है कि मतलब 3 साल के बाद आपको एलिजिबिलिटी मिलती है, राइट। उसके बाद जो सीनियर असिस्टेंट बनने का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। ठीक है। अब सीनियर असिस्टेंट के बाद जितनी भी प्रमोशंस है ना,
उसमें आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना। उसमें जो आपको है ना, हर पोस्ट के ऊपर जाने के बाद ना जो उसका टाइम पीरियड डिसाइड किया है ना, मिनिमम इतनी देर की सर्विस कंप्लीट करनी है, बस वही कंप्लीट करनी है आपको, और आपको जो है प्रमोशन मिलती जाएगी अगर आगे पोस्ट वैकेंट होगी। ठीक है, पोस्ट वैकेंट होगी, आपको एलिजिबिलिटी बनेगी तो आपको मिलती जाएगी। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट से बनेंगे आप सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट से बनेंगे आप हेड असिस्टेंट। ठीक है, हेड असिस्टेंट से बनेंगे आप एसओ। एसओ होता है सेक्शन ऑफिसर, मतलब ये एक बहुत बढ़िया लेवल की पोस्ट होती है, इसके हाथ में बहुत कुछ होता है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम होता है कौन सा, जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट बनने का, वो कंडक्ट करवाती है JKPSC, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। राइट, तो मैंने अपने से आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ट्राई की है और होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आपकी अनआंसर्ड है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहूँगा। और आप मुझे पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे या किस पोस्ट की वीडियो चाहिए, उसकी जॉब प्रोफाइल जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल जर्नी अहेड। आप जो है हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एक एस्पायरिंग एस्पिरेंट 1 करके है जिसमें हम अपडेट देते हैं, और दूसरा जो है JKSSB जूनियर असिस्टेंट का जो टॉपिक चल रहा है अभी ट्रेंडिंग हिट टॉपिक, उसका ग्रुप है, उसमें चैट भी ऑन रहती है थोड़ी देर के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।